जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये आप एनसीईआरटी साइंस सेवेंथ क्लास की समरी और नोट्स जो है वो आप देख रहे हैं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। मैं हूँ आपका एजुकेटर। मुझे पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने का। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सीरीज को कंप्लीट देखने के बाद आपको कहीं और से कवर करने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ की साइंस की किताब, क्योंकि जितनी भी किताब में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर लाकर आपके लिए रख दी है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी पहले बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से पूछे जा सकते हैं, या सेवेंथ क्लास की साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। राइट। तो इससे आपका एक बेस कवर होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो उसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। बट यहां पर साइंस के अंदर आपको बेसिकली टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पर पूरी की पूरी चीज मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समराइज करके रखी हुई है। बिल्कुल पॉइंट वाइज मैंने नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, और सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है। उसके अलावा और कुछ आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं। हमने पूरी किताब को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपके लिए चैप्टर वाइज है वो सजा के रख दी है, जिसको एक एक करके मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूं। तो आपको बहुत ध्यान से रहो, पूरी चीजों को सुनना है। देखो, आपसे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे पहले उसका मैं आपको आइडिया दे दूं। देख सकते हो आपकी एक तरफ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और एक तरफ देख सकते हो आप मिनरल्स लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये देखो, ये पूछा गया है कि ये मतलब कौन सी स्टेट में ये मिनरल्स डोमिनेंट है। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डोमिनेंट, अब ये टर्म देखो, ये आ गया इनकरेक्ट जो है वो पूछा, कौन सा गलत है, और डोमिनेंट बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको वर्ड्स पर भी फोकस करना है कि कौन सी स्टेट या कौन से क्षेत्र में जो है वो कौन से मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में है कंपैरेटिवली, है ना। तो जैसे इसका आंसर, जैसे हमने लाइम स्टोन, यहां पर इसका इनकरेक्ट है बेसिकली। क्योंकि देखो, ओ सॉरी, लाइम स्टोन नहीं, माइका, है ना। आंध्र प्रदेश में माइका पाया जाता है, राजस्थान में भी कम संख्या में पाया जाता है, बट डोमिनेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश डोमिनेंट है, यस, बट राजस्थान नहीं है, उसकी जगह झारखंड है। ठीक है, तो ऐसे। और इसका देखो बकायदा मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसके अलावा देखो, ओवी ओवी पैरस, वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस, राइट, विवी पैरस, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी, ओवी पैरस यानी कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं, जो मदर की बॉडी के बाहर अंडा जो है वो मैमल देता है, और फिर वो अंडे हैच होते हैं। राइट। एग लेइंग मैमल हम लोग को प्लेटिपस जो है वो देखने को मिलता है। वीवी पैरस एनिमल जो है वो बेसिकली बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप, इस तरीके की चीजें। ओवो वीवी पैरस एनिमल जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ही अंडे जो है वो देते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही, है ना। इंटरनली ही जो है वो बॉडी के अंदर ही अंडे जो है वो हैच होते हैं, टूटता है और बेबी बाहर आता है। राइट। सी टर्टल जो है वो नेस्ट में अंडे देते हैं। वेल्स जो है, वीवी पैरस हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो यंग वेल्स को जो है वो जन्म देती हैं डायरेक्टली। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, और ये कब पता लगेगा? जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी चीजों के बारे में, बट अभी आप एक आइडिया ले लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा सकते हैं। देखो लिखा है, कौन सा फिनोमिना जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है डेजर्ट के फॉर्मेशन के ऊपर एट अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में। यानी कि अगर कोई लोकेशन है 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में, तो कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी जिसके तहत डेजर्ट बन सकता है, रेगिस्तान बन सकता है ना। तो देखो, या हार्डले सेल के बारे में अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चीजें कवर अप जो है वो नहीं होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर जो है वो आते हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। अब इनमें से कौन सी एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश कर रहा है प्लांट के सेल को एनिमल के सेल से? तो आपने प्लांट और एनिमल के सेल्स को ध्यान से पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी इसमें मिल जाएगा आपको। अभी मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, तो इसका आंसर आप आराम से दे पाओगे, है ना। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं भी, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये पूरी मतलब लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसके बाद ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की। तो आपको खुद देखना है कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाएंगे। राइट। अब देखो, ये पीएच वैल्यू से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, कि ये क्या होता है, कोई भी रिएक्शन न्यूट्रलाइज कब होगा, एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और ये हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें हीट करके आपका एक चैप्टर भी है सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसका आंसर आराम से आ जाएगा, है ना। ऐसी इलेक्ट्रिक और सर्किट का चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये इसका आंसर जो है वो आपको आ जाएगा, इलेक्ट्रिक और सर्किट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर प्रीलिम्स में। देखो, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्लांट्स के न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। तो ये यहां पर मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइडिया लगे आपको।
लाइट और साउंड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में, बट लाइट वेव्स जो है वो नहीं कर सकती। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? स्पीड जो है वो लाइट की एक मीडियम में हमेशा ज्यादा रहती है कंपेयर टू साउंड की स्पीड सेम मीडियम पे। तो ये कब पता लगेगा? जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर रहेंगे, राइट? ठीक है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना। मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे? प्रोसेस बताओ फोटोसिंथेसिस की, उसका सिग्निफिकेंस क्या है इस इकोसिस्टम के अंदर, है ना? अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर को जो है वो डिस्कस करो एग्जांपल्स के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? क्राइटेरिया बताओ कि कैसे लिविंग बीइंग नॉन लिविंग थिंग से जो है वो अलग होती हैं। वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करो, एनवायरमेंट में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिस्क्राइब करो। फोर्स और मोशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, और कैसे ये न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। बट डोंट वरी, ये सभी चीज के क्वेश्चन के आंसर्स आप आराम से बनाने लगोगे अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस को अटेंड करोगे तो चलो बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट, आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर कि आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। वहां पर आपको पीडीएफ्स मिलती है और भी काफी सारी चीजें हम वहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए वहां पर दिया जाता है, बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से, जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन एंड प्लांट वाले टॉपिक से हमारे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो प्लांट के न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? कि प्लांट को जो है वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, यानी कि खुद से वो अपना फूड जो है वो बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और ये बात आप जानते ही हैं। यस, करेक्ट। फिर इसमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का उपयोग जो है वो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्राइमरली ग्लूकोज उसको तैयार कर सके। तो प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट खुद से अपना फूड बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है ये पूरी प्रोसेस होती है, और जिसमें प्लांट जो है वो अल्टीमेटली अपना ग्लूकोज बनाता है जो उसको एनर्जी देता है, राइट? सिंपल सी चीज। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस की। मेंस में भी यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने आपको बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट को जरूरी होते हैं। ये प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट के किस पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, पत्तियों के अंदर। स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया क्लोरोप्लास्ट पत्ती के अंदर होता है। जनरली लोग पत्तियां लिख के आएंगे, बट जो अच्छे से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में प्लांट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, जो ग्लूकोज होता है ना? तो ये पूरी देखो, मैंने उसका वो भी जो है वो आपको जो है वो दे रखा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज है ये बनाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, राइट? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रहा है ना? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। प्लस वाटर, पानी भी जो है वो प्लांट जो है वो छोड़ता है। ये वाली चीज भी आपको ऑलरेडी पता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट का एक पार्ट होता है पत्तियों का, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, जिससे पानी जो है वो बाहर रिलीज होता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस जब होती है ना, तो प्लांट से भी जो है वो पानी निकलता है। आप कई बार जैसे पेड़ के नीचे खड़े होंगे, आपको एकदम से पेड़ के ऊपर से जो है वो कुछ गिरकर आपके सर पे टपका होगा। नहीं नहीं, वो चिड़िया की पॉटी की बात नहीं कर रहा मैं बट उसके अलावा भी पानी जो है वो कई बार गिरता है, तो अपन को कई कई बार डर लगता है कि अरे ऊपर से कहीं चिड़िया ने सूसू तो नहीं कर दी। बट वो एक्चुअल में प्लांट की पत्ती के स्टोमेटा से जो है वो प्लांट पानी जो है वो ड्रॉप होता है। तो ये चीजें हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तब जाकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब देखो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कहां से एब्जॉर्ब होगा? स्टोमेटा से एब्जॉर्ब होगा। जो मैं भी आपको बता रहा था, छोटी छोटी पत्तियों में छेद होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। वहीं से ही पेड़ जो है या पेड़ की पत्तियां जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती हैं। प्लांट की जो जड़ है उससे जो है वो बेसिकली ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, है ना? और लीव्स तक पहुंचाते हैं। सनलाइट की बात करें तो एनर्जी, रिएक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, वो सनलाइट के थ्रू मिलती है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है पत्तियों के अंदर, जहां पर लाइट एनर्जी जो कैप्चर करता है वो क्लोरोफिल रहता है। तो देखो बहुत सटीक तरीके से हर एक चीज को बहुत सिंपली एक एक लाइन में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनता क्या है? तो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो बनाना बहुत जरूरी है, प्राइमरी शुगर जो है वो प्रोड्यूस होता है, एनर्जी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है।
फिर वो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी फैट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, वैसे ही प्लांट के अंदर स्टार्च के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है स्टोर्ड एनर्जी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ऑक्सीजन की बात करें, फिर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो एनवायरमेंट पे रिलीज कर देता है, जो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। वेस्ट है एक प्रकार से प्लांट का ऑक्सीजन, ये कहना गलत नहीं होगा। और भी दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि एक प्लांट मैंने आपको ऑटोट्रॉप बता दिया, खुद से वो पूरा प्रोसेस करा है। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट या हेटरोट्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो, ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वो खुद से जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो तैयार कर रहे हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे सोर्सेज से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे पैरासाइटिक, है ना। तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कसकटा। तो कसकटा प्लांट जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये बेसिकली दूसरे आप कह सकते हो कि लिविंग बींग्स है, मॉस्किटोज वगैरह, उससे जो है वो न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक फंगाई जो होती है ना। तो ये भी खुद से जो है वो नहीं बनाती अपना खाना, ये बेसिकली डेड और डीकेइंग यानी कि सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करती है। एक सिम्बायोटिक प्रोसेस होती है, राइट। लाइकेंस जो होते हैं, एल्गी और फंगाई जो है वो एक साथ जो है वो रहते हैं, ये एक दूसरे को जो है वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में और एनर्जी जनरेशन में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी। और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा प्लांट को जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बेसिकली मेजर न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। हम बोलते हैं ना कि या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्लांट को यही तीन चीज चाहिए होती है, इसलिए तो फर्टिलाइजर्स में ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यस। तो ये बेसिक जो 7th क्लास की एनसीईआरटी में था काम की चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सिर्फ इतना था पहले चैप्टर के अंदर। अब यहां तक बात समझ में आई तो हिट लाइक का बटन जरूर हिट करना यार, राइट। चीजें आपको समझ में आ रही है तो, और बहुत ही सिंपल तरीके से देखो कितने अच्छे से हमने मेंशन किया हुआ है पूरी चीजें। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपको हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जो है वो मिल जाएगी। अब एनिमल्स पे न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो देखो ऑब्वियस ही बात है कि एनिमल खुद से तो खाना बना नहीं सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ना कि ऑटोट्रॉपिक। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाते, वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल से एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। फूड जो है वो ग्रोथ के लिए, बॉडी फंक्शंस के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अल्टीमेटली फूड का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। अब मोड्स ऑफ इनटेक जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को जो है वो मतलब सेवन करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना। एक होता है स्क्रैपिंग, की खरोदना, खोदना, है ना, खरोचना, उससे जो है वो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करना। एक होता है च्यूइंग, चबाना। एक होता है गटक लेना। एक होता है सक करना, खींचना। तो आप देखते होंगे कि अलग अलग एनिमल्स जो है वो उनकी अलग अलग तरीका होता है फूड को अपने बॉडी में इंटेक करने का, तो ये अलग अलग तरीके हैं। फिर डाइजेशन की बात करें, हमारे खाने में हमारा पेट में जाकर खाना जो पचता है, तो वो ये है, इसमें फूड सब्सटेंस को जो है वो सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन करना। कितनी अच्छी सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको जो है वो दे दी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एलिमेंट्री कैनल जहां से हमारा खाना जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो खाने के पाचन में हेल्प करता है। देखो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो ये फैक्ट थोड़े से जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये दो दो चीज है। क्वेश्चन आ जाए कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो ग्लैंड्स है जो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। एलिमेंट्री कैनल जो है वो खाने को जो है वो पेट तक, स्टमक तक पहुंचाने का जो है वो काम करता है, जहां से डाइजेशन की शुरुआत होती है। तो दो ही सिस्टम होते हैं जो हमारे पूरे एनिमल्स के डाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में जो है वो यहां पर बताया गया है, जो अक्सर एग्जामिनेशन में भी कई बार आ जाता है। बकल कैविटी, मुंह में जो खाना होता है वहां पे हम चबाते हैं, सलाइवा जो होता है उसमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो बेसिकली इनिशियली ब्रेक डाउन करते हैं खाने को। फिर ईसोफेगस जो फूड पाइप हमारी होती है, ये बेसिकली खाने को जो है वो मुंह से जो है वो पेट तक पहुंचाती है। फिर स्टमक, स्टमक के अंदर मस्कुलर ऑर्गन होती है जहां पर फूड जो है वो और भी अच्छी तरीके से मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जिसमें एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। स्टमक में कौन सा एसिड है बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। स्मॉल इंटेस्टाइन एक होता है, मेजर साइट जो होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की,
और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और बेसिकली सॉलिड वेस्ट बनाने में जो है वो हेल्प करता है। फिर रेक्टम और एनस आता है, जहां से हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है बॉडी का वो रिलीज हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता वो बॉडी बाहर कर देती है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए विद फंक्शन। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई आपको R&D करने की जरूरत नहीं, कितना इजी तरीके से पूरी चीज बताई गई होंगी, और ये तो आपको बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा ही होगा और आपको पता ही है इसके बारे में, है ना। इसलिए इसमें ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको आपको याद रखना है। और इस वीडियो को आप एटलीस्ट 3 से 4 बार जो है वो कवर अप कर लोगे तो आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट टाइम जब वीडियो को देखोगे तो 2x की स्पीड में देख लो, ऐसे करो आप। ये ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम्स, अच्छा अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ये डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि हमारे फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करता है ना, जो माउथ में होता है हमारे, सलाइवा, थूक, है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिवर की बात करें तो लिवर जो है वो क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ये स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए बाइल जूस जो है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, तो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। तो ये हमने एनिमल और प्लांट, सॉरी प्लांट्स का तो देख ही लिया था, प्लांट न्यूट्रिशन इनटेक के बारे में। एनिमल और ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब फायर टू फैब्रिक, ये बिल्कुल वही चैप्टर है जो आपका पिछली 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिला होगा। ये मुझे आपको कवर कराने की जरूरत है नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता है। फाइबर जो होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है जो प्लांट्स और एनिमल से जो है वो मिल जाता है। एक होता है सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमंस बनाते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नायलॉन की रस्सी होती है जैसे, है ना, वही चीज। ठीक है। प्लांट फाइबर की बात करें तो इसमें आता है कॉटन, जूट हो गया, है ना। ये प्लांट फाइबर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। एनिमल फाइबर्स में आ जाता है आपका ऊन, सिल्क, ये पढ़ा चुका हूं, ये मैं पूरी चीज आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये रिपीट हो गई 6 क्लास की एनसीईआरटी में। देखो, प्लांट फाइबर्स में कॉटन की बात करें तो बेसिकली कॉटन प्लांट का फ्रूट जो होता है, कॉटन बॉल्स, उससे जो है कॉटन रिलीज होता है। इस पूरी प्रोसेस में याद आ रहा है, पिकिंग होती है, गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, वीविंग, निटिंग होती है, जो पिछले मैंने आपको लेक्चर में बताया था 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस के अंदर, है ना। तो ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो कॉटन बॉल्स जो होता है वो प्लांट से जो है वो निकाल लिए जाते हैं। फिर उसमें से सीड्स को जो है वो सेपरेट जो है वो किया जाता है फाइबर से, है ना। फिर उसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि उसको यान में, थ्रेड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे धागों में कन्वर्ट किया जाता है। याद आ रहा है, पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था, दिखाया भी था पूरा फोटो के साथ। और फिर आगे चल के ये आप पूरा फैब्रिक तैयार करते हो, उसको आपस में जो है वो जोड़ते हो और बहुत लंबा रस्सी टाइप का जो है वो तैयार करते हो। फिर अल्टीमेटली आपका कपड़ा जो है वो तैयार होता है इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। ऐसी जूट, जूट प्लांट से जो है वो, जूट प्लांट की स्टेम से, कहां से, उसके तने से जूट निकलता है, याद रखना, उसके तने से, स्टेम से। फिर रेटिंग, ये चीज ध्यान में रखनी है, रेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है स्टेम को सॉफ्ट बनाने के लिए। रेटिंग, ये चीज आएगी एग्जाम में, आ सकती है मतलब। तो इससे जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, रेटिंग। ठीक है। अब जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो, जिसने बोल दिया हो मेरी एनसीईआरटी पूरी हो गई है, उससे पूछना रेटिंग क्या होता है, नहीं बता पाएगा। वो बता पा रहे हैं तो मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर। एनिमल फाइबर्स की बात करें, वुल, और देखो ये सब चीजें आप भी भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, इसलिए बार बार चीजों को याद रखना, और उसके लिए बेस्ट तरीका है, अगर नोट्स ले लो आप। नोट्स ले लोगे तो आपके सामने आपके नोट्स रहेंगे प्रिंटेड बकायदा, उसको एक बार बस नजर मारोगे, देखो कितने अच्छे से पूरा हमने सजा के आपके लिए दिया हुआ है। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये इसीलिए तो आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, जिससे कि आपकी चीजें मैं थोड़ी आसान कर दूं, सिंप्लीफाई कर दूं। अब ऐसी एनिमल फाइबर होता है, मैंने आपको बताया, ऊन, शीप, गोट, याक, इनसे जो है वो ऊन निकाल लिया जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस शेयरिंग होती है, पहले आप जो है वो उसको, जब उसको निकालते हो ऊपर के ऊन को, है ना, गोट से। फिर स्काउरिंग होती है, वो क्लीन किया जाता है उस ऊन को। फिर सॉर्टिंग होती है, अलग अलग टेक्सचर जो होते हैं उसके, उसको आप सेपरेट करते हो, कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, मतलब इस टाइप के कलर वाइज भी। फिर डाइंग, उसमें कलर जो है वो किया जाता है एक प्रॉपर। फिर स्पिनिंग होती है, फिर उसको आप यान में, यानी कि थ्रेड में, छोटे छोटे रस्सियों में जो है आप कन्वर्ट कर देते हो। ऐसी सिल्क होता है, सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनसे जो है वो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, आपको पता ही है। सेरीकल्चर एक प्रोसेस होती है जिसमें
सिल्क वॉर्म्स जो है वो, उनको सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो पाला जाता है एक प्रकार से। फिर सिल्क वॉर्म जो है वो कुकून्स को जो है वो स्पिन करते हैं अपने आसपास, और कुकून जो है वो फिर उनको बॉईल किया जाता है और उनसे सिल्क जो है वो निकाल लिया जाता है। तो ये एक ऐसी छोटी सी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, ये आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, हीट। हीट जो है वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है। जो भी, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि हीट बेसिकली एक प्रकार का वेस्टेज है अगर मैं कहूं तो, है ना, एनर्जी का एक वेस्ट होता है ये बेसिकली। मतलब अगर हम इंसानों की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी हीटेड रहती है, तो ये एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, तो वो वेस्ट कहलाता है बेसिकली एक प्रकार का। तो हीट हीट जो होता है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है। और इस पे ये बताया जा रहा है कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो करता है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जो है वो देखते हो कि खाना आपने जो है वो गर्म करके रखा हुआ है ना, और उसमें आप देखेंगे कि कई बार आप जो है वो, आजकल तो वो हत्ते आने लगे हैं। पहले जो जो था वो बिल्कुल मेटल का ही रहता था पूरा, खाना पकाने का या पानी गर्म करने का जो भगोना होता है। तो आप देखना कि आप गर्म करोगे बट उसका हत्ता भी जो है वो गर्म हो जाता है, देखा होगा आपने अक्सर, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जो है वो मूव करती है, फैक्ट ध्यान में रखना है। टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा, एक ऑब्जेक्ट उसको देखकर टेम्परेचर मेजर किया जाता है दो तरीके से, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करें तो हीट जो है वो तीन मोड्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ये अक्सर पूछते हैं ये लोग सिविल सर्विसेज के अंदर। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन ही तरीके होते हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। कंडक्शन का मतलब हीट ट्रांसफर होगी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। एग्जांपल वही मैंने आपको बताया, एक मेटल का स्पून है, राइट। अगर अब, हाँ, वही सिंपल सी चीज है, आप अगर अपनी चम्मच को जो है वो टच करवा के रखो किससे, अपने भगोने से जो गर्म हो रहा है जिसमें पानी या चाय जो भी, तो आप देख रहे हैं आपकी चम्मच भी जो है वो गर्म हो जाएगी। तो ये क्या है, कंडक्शन। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एक होता है कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर होती है फ्लूइड्स के मूवमेंट से, लिक्विड और गैस में। एग्जांपल बॉइलिंग वाटर, जहां पर हॉट वाटर ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है जाता हुआ और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ सिंक हो जाता है, तो गर्म पानी जो है वो ऊपर आएगा, ठंडा पानी जो है वो नीचे सिंक हो जाएगा, तो ये कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है, राइट। तो ये गैसेस में भी होती है, हवा में भी होती है। जैसे कि इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है ना, वो कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। और विंड के मूवमेंट के पीछे भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर देखो, आपसे बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बताओ कन्वेक्शन क्या है, आपको इस फिनोमेना को समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इवेपोरेशन की प्रोसेस में कौन सा मोड ऑफ जो हीट का ट्रांसफर है वो इन्वॉल्व है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, अभी के अभी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप ये सोचोगे कि नहीं हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, तो नहीं भाई, ये यूपीएससी है, ये पीएससी है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, आपको घुमा के पूछाएगा, इतना तो आपको दिमाग लगाना है ना, ये जरूरी है। ऐसे ही रेडिएशन होता है, हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, जिसमें किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे सनलाइट जो है वो धरती को गर्म करती है रेडिएशन के थ्रू, ये भी ध्यान में रखना। अब हीट के इफेक्ट्स की बात करें। अब हीट मतलब ऑब्जेक्ट कितना ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आता है। हीट जो है उसका उपयोग आप मेल्टिंग के लिए करते हो, बॉइलिंग के लिए करते हो, है ना। कई बार आप मटेरियल को एक्सपेंड करने के लिए भी हीट का उपयोग करते हो। हीट जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस को एक्सपेंड करती है, बड़ा करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज जो है वो, अब जैसे आप एक मिशन में हो, इसमें भी साइंस का उपयोग करना, है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आईपीएस हो, आप एक मिशन में हो, है ना। अब एक मेटल से आपका जो है वो हाथ जो है वो जकड़ के रख दिया है किसी ने, राइट। अब आपको उससे जो है वो छुटवाना है, तो आपको पता है आप क्या करोगे सिंपली, और आपके पास अगर वहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे आप उसको गर्म कर सकते हो, तो आप उसका उपयोग करोगे, बिल्कुल करोगे। क्यों? क्योंकि उस मेटल को वो एक्सपेंड कर देगा जिससे कि आपका हाथ बाहर निकल सके। ये चीज है। ऐसी चीज अक्सर इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, कई बार प्रीलिम्स में घुमा के पूछ ली जाती है। अब मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूं, कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। तो कंडक्टर मतलब अपन बोलते हैं ना गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, तो मैंने आपको पहले ही बोला है बैड कंडक्टर कुछ नहीं होता, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब मटेरियल जो हीट को अलाउ करते हैं कि वो इजीली हीट पास हो जाए, तो वो कंडक्टर्स हैं। जैसे मेटल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इंसुलेटर मतलब जो अलाउ नहीं कर रहे हीट को कि वो इजीली पास हो जाए, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, इनमें हीट जो है वो पास नहीं हो सकती, बस सिंपल। इस चैप्टर में और कुछ नहीं था।
अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बस आपको वो देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। एसिड जो है जिसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, जैसे कि विनेगर है, एसिडिक एसिड होता है। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड। लेमन जूस में साइट्रिक एसिड। HCl एक हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। अब जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी विथ पॉप अप साउंड, है ना। और इसका इंडिकेटर यही है कि ये लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को जो है वो रेड कर देता है ना। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला जो है वो एसिडिक है। ऐसे ही बेस की बात करते हैं तो बेस कड़वा होता है, राइट। और इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी या सोपी टाइप का फील आएगा इसको पकड़ने में। जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ, आपने यूज किया होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, NaHCO3। सोप का, साबुन का सोल्यूशन कौन सा होता है पूछ लेंगे तो वो भाई बेस बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना। और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को। फिर अब होता है न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल करना, ना एसिडिक है ना बेस है, न्यूट्रलाइजेशन। याद करो क्वेश्चन आया था इसका, मैंने बताया था अभी आपको, है ना। और इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सॉल्ट और वाटर होता है, यानी कि जब भी अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपको पानी और सॉल्ट जो है वो नजर आएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, और फिर इसका रिजल्ट आता है NaCl प्लस H2O, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है एग्जाम्पल, आपको बस ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस का अगर रिएक्शन होता है उन दोनों के बीच में तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसमें सॉल्ट और वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। सॉल्ट कैसे निकल रहा है, बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, अभी बताया मैंने आपको। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl कॉमन सॉल्ट है ना। अलग अलग सॉल्ट जो होते हैं जिनको हम डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं तो ये सॉल्ट है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो है वो तैयार होते हैं बस। सॉल्ट कैसे बन रहा है क्वेश्चन आ रहा है तो एसिड न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, एसिड और बेस के उसके थ्रू, मतलब रिएक्शन के थ्रू। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो वही चीज मैंने आपको बताई कि लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। आप लिटमस पेपर के थ्रू, हल्दी के थ्रू, राइट, एक होता है फिनॉल, फिथिलीन, इसके थ्रू जो है वो आप वो कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि जो आपके पास जो कंटेंट है वो एसिडिक है या बेस है। तो ये तीन चीजों के थ्रू पता कर सकते हो। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, नेचुरल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये NCERT में ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको लिखवाने के हिसाब से बता दी, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछते हैं। पीएच स्केल की बात करें, ये स्केल जो है कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है तो उसको बताता है पीएच स्केल, है ना। जिसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 14 होती है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं ये वाली चीज, है ना। 7 के ऊपर हो गया तो वो बेस, 7 के नीचे हो गया तो एसिडिक, 7 मतलब न्यूट्रल। तो बस ये चीज ध्यान में रखेंगे आप। कम जो हो रहा है वो एसिडिक हो रहा है, ज्यादा जो हो रहा है वो बेस की तरफ जा रहा है। और 7 पे है तो न्यूट्रल है, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो भाई जिस भी पर्टिकुलर चीज का, कोई भी सब्सटेंस का अगर शेप, साइज, स्टेट, अपीरियंस चेंज हो रहा है बिना उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। कोई भी इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर को फाड़ दो, पेपर को फाड़ने से भी जो सब्सटेंस बन रहा है वो पेपर ही तो है, कुछ अलग थोड़ा ना बन गया, वो पानी थोड़ा ना बन गया। ठीक है। अब एक रिवर्सिबिलिटी होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका, पिछली क्लास में भी था, 6 क्लास के NCERT में भी था, जो रिपीट हो गया 7th में। तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो रिकवर भी कई बार जो है वो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पेपर फाड़ दिया आपने, कैसे बनाओगे वापस, बन सकता है ना, रिसाइकल होता है ना पेपर, बस और क्या। आइस जो है वो मेल्ट हो गई पानी में, फिर आप फ्रीज कर दो, वापस आइस बन जाएगी, शेप चेंज हुआ ना भाई। पहले पानी था, आपने उसको फ्रीज कर दिया, आइस बन गया, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपने ग्लास में जो है वो पानी भर के फ्रीजर के अंदर डाल दिया, पहले पानी का स्टेट अलग था, अब पानी का स्टेट जो है वो अलग हो गया। फिर आपने जो है उस आइस को निकाल लिया, अभी आपको स्क्वायर कलर का आपको आइस क्यूब दिखाई दे रहा है। अब वो मेल्ट हो जाएगा तो क्या उसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ। बट क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, नहीं हुई, क्योंकि H2O तो है ही उसमें, है कि नहीं। तो यही चीज है, बस इसके एग्जाम्पल से बहुत सले से जो आपको बताओ जी। अब केमिकल चेंज क्या है, तो केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग उसका कंपोजिशन होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से। अब टिपिकली ये सब चीजें जो होती है केमिकल चेंजेस में, इरिवर्सिबिलिटी होती है। ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो इजीली रिकवर नहीं कर सकते आप,
वापस एक बार केमिकल चेंज हो जाए तो, जैसे कि आपने लकड़ी को जो है वो जला दिया, ऐश और स्मोक प्रोड्यूस हो गई, क्या आप उस ऐश और स्मोक से जो है वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं। तो ये होता है केमिकल चेंज। इसमें कलर में भी चेंज आ सकता है, गैस बन सकती है, राइट, सॉलिड फॉर्मिंग फॉर्म अ लिक्विड, है ना, फॉर्मेशन हो सकता है प्रेसिपिटेट का, टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं, लाइट और साउंड जो है वो एमिट हो सकती है, विस्फोट हो सकता है। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस है? तो कभी कभी दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज साइमल्टेनियसली अकर होता है। जैसे आप कैंडल जलाओगे तो फिजिकल चेंज क्या हुआ, वो कैंडल जो है वो वैक्स में मेल्ट हो गई, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हुआ, वैक्स जो है वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर कैंडल का उपयोग किया हीट और लाइट जनरेट करने के लिए। यस, तो वो आपको मिला ना, तो वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका रेस्पिरेशन, सांस जो हम लोग लेते हैं ना, उसका पूरी प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, राइट, फूड से। भाई फूड जो होता है उसका उपयोग हम करते हैं बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? एनर्जी को बाहर कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। तो एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल्स के अंडर होता है, क्योंकि हर एक सेल को भी जो है वो सरवाइव करने के लिए जो है वो रेस्पिरेशन चाहिए। हर एक सेल, आप कह सकते हो कि सांस लेता है सिंपल शब्दों में। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी। ठीक है। और ये कार्बन साइकिल का एक पार्ट है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में वापस जो है वो चला जाता है। यस, हम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। तो टाइप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के? तो देखो, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि आप ऑक्सीजन का उपयोग करते हो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना। आप और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हो, राइट, जो इकोसिस्टम में बहुत जरूरी होती है एनर्जी फ्लो के लिए। तो ये इक्वेशन याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बिना जो है वो रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसमें? एरोबिक में। लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसमें? एनारोबिक में। अब इसका उपयोग आप किन किन चीजों में कर सकते हो? जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग जो है वो किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन का उपयोग करते हैं मिट्टी में, गंदे पानी में, है ना। ह्यूमन मसल्स होती हैं, कभी कभी जब आप हैवी वर्कआउट जो है वो करते हो, तो देखो ये भी चीज ध्यान में रखना, हैवी एक्सरसाइज हैवी वर्कआउट में लैक्टिक एसिड जो है वो बिल्डअप होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हैवी वर्कआउट अपन करते हैं तो कौन सा एसिड बिल्डअप होता है, तो बनता है तो लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। फिर फर्मेंटेशन, जैसे हमें शराब बनानी है, ब्रेड बनानी है, दही बनाना है, तो उसमें भी आप जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का फायदा जो है वो उठाते हो। बस। फिर ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। अलग अलग ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, ह्यूमन के अंदर लंग्स के थ्रू होता है, फिश के अंदर गिल्स के थ्रू होता है, जो अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पायर करते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो कई बार उनका जो सिस्टम होता है स्पेरिकल्स और ट्रैकियल सिस्टम होता है इनमें, इंसेक्ट्स में कई बार, कॉकरोच वगैरह। ठीक है। एडाप्टेशन की बात करें तो आपको पता है कि एनिमल्स जो है वो अपने आप को अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरमेंट में अडॉप्ट हो जाते हैं, है ना। एनवायरमेंट जो भी जैसा क्लाइमेट होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको एडाप्टेशन बोलते हैं, बस और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है। अब ह्यूमन में कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सांस लेने के लिए? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमने मल्टीपल पूरी प्रोसेस को डिस्कस किया, वैसे ही इसमें भी। भाई नाक है, नाक के अंदर हम लोग को देखने को होता है हवा फिल्टर होती है, बाल होते हैं ना नाक में, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है हवा को फिल्टर करने के लिए। बट जिन लोगों की नाक से बाल निकलते हैं वो कितना अजीब दिखता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करके रखना है। देखते ना अपन कई बार, अंकल, कुछ कुछ अंकल होते हैं नाक से बाल निकल रहा है, कान से बाल निकल रहा है, कैसा कार्टून टाइप का दिखते हैं। बट क्लीन रखना सही रहता है। मतलब ये बेसिकली एक आपके लुक्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली हवा को फिल्टर करने का काम कर रहा है। ट्रैकिया होता है जहां पे हवा जो है वो ये जाती है, लंग्स तक पहुंचती है। ट्रैकिया लंग्स होती है जहां पर गैस जो है वो एक्सचेंज होती है। डायफ्राम जो होता है वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिसका आप डायग्राम के थ्रू भी जो है वो देख सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक कि आपको डायग्राम की आवश्यकता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल, बचपन से ये डायग्राम्स देखते आ रहे हो। जिसको अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो एक बार डायग्राम बनाना भी शुरू कर दो।
है ना। चलो आज का एक टास्क दे दो, डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसका दोनों का डायग्राम बनाना आज। ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है भाई? सांस लेना सांस छोड़ना, बस। और क्या है इसमें? देखो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाता है ऑक्सीजन। हर एक सेल को जो है वो पहुंचता है ऑक्सीजन, क्योंकि हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है, अभी हमने डिस्कस किया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सेल से जो है वो ब्लड में जाता है, फिर लंग्स के थ्रू जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है, बस। तो हर एक सेल को जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यस। कहां से? स्टोमेटा से, लेंटिकल्स से, रूट हेयर से। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। लेंटिकल्स कहां पर पाए जाते हैं? स्टेम्स में, तने में। स्टोमेटा पत्तियों में। और रूट्स हेयर जो रूट्स में पाए जाते हैं। ये लेंटिकल्स ध्यान में रखना। ठीक है। डे टाइम पे हम लोग को देखने को मिलता है कि फोटोसिंथेसिस डोमिनेट करती है, जिसमें वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। बाकी ये पूरे टाइम ही रिस्पायर करेंगे ना, बिना सांस लिए कैसे रहेंगे भाई? ऐसे थोड़ा कि सिर्फ दिन में सांस ले रहे रात में नहीं ले रहे। ऐसे ही फिश के अंदर, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करती है ना। पानी से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, H2O है ना, तो वो ऑक्सीजन निकालते हैं पानी से, बनाते हैं मतलब। सोचो। इंसेक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये स्पाइरिकल्स और ट्रैकियल ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट गैस एक्सचेंज के लिए। फ्रॉग फ्रॉग में भी लंग्स का उपयोग जो है वो किया जाता है, इसलिए हम लोग कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे एनालाइज करने के लिए और बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए फ्रॉग्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। देखा हो आपने लैब्स में फ्रॉग्स रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन है भाई? गाड़ी वाड़ी का है क्या? नहीं, खाने का है बेसिकली। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता हमें क्यों है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों है? खाना एक जगह से सही जगह तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो इनफ नहीं होता न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को जो है वो पहुंचाने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अभी हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा, और अभी हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, तो उसमें भी कवर कर लिया। तो एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड शामिल रहता है। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है, और ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी पूरी पूरी बॉडी तक पहुंच रहे हैं। यस। अब इंसान के पास जो है वो 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। राइट साइड जो होता है, ये चीज ध्यान में रखना, राइट साइड वाला जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को जो है वो लंग्स तक जो है वो पहुंचाता है, पंप करता है। और लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाता है। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो हमारा हार्ट है, ये बेसिकली मतलब हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा। और दूसरा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, और उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देंगे। ये चीज होती है। ऐसे ही ब्लड वेसल्स हम लोग को देखने को मिलता है। ये बेसिकली ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसका पाथ होता है। इसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं, ये टर्म्स ध्यान में रखना। आर्टरीज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरी तरफ कहां तक? पूरी बॉडी तक जो है वो पहुंचाने का काम करती है। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो दोबारा हार्ट में लेकर आती है ना। और कैपिलरीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को बेसिकली एक्सचेंज करने का जो है वो काम करती है। बस ये 3 चीज ध्यान में रखना, ब्लड वेसल में ये 3 चीज होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाने और वापस लाने का काम करती हैं। अब ब्लड में आपको प्लाज्मा नजर आएगा। ये बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है, राइट। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स कैरी करके ले जाता है प्लाज्मा बॉडी तक। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। बोलते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स किसी के तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं तो बहुत दिक्कतें जो है होने लगती है, क्योंकि बॉडी तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है हर एक सेल तक। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बॉडी नम होती जाएगी और डेथ हो जाएगी। ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो इन्फेक्शन को लड़ने में जो है वो हेल्प करता है। प्लेटलेट्स जो होती है वो, अगर प्लेटलेट्स किसी की कम हो रही है तो दैट मीन्स कि अगर उसको कहीं चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये चीज, ये टर्मिनोलॉजीज बस आपको इसके अंदर साइंस में समझना है, और कुछ नहीं। एक्सक्रीशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से रिलीज करना। एक्सक्रीशन में किडनी, लंग्स और स्किन काम करती है। स्किन आपका
जैसे पसीना निकलता है ना हमारा, तो ये सॉल्ट और वाटर है, स्वेट पसीना ये रिलीज करती है, ये वेस्ट है पसीना हमारा। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट है वो रिलीज करता है। किडनी जो है वो हमारा यूरिया और एक्सेस वाटर यूरिन के माध्यम से जो है वो रिलीज कर देती है। फिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। प्लांट्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे हमारा है पूरा सिस्टम। हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बॉडी के अलग पार्ट्स तक पहुंचा रहा है और वापस लेकर आ रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड को लेकर आके लंग्स के थ्रू छोड़ दे रहा है, ऑक्सीजनेटेड को जो है वो पूरी बॉडी तक जो है वो फैला रहा है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है प्रॉपर हमारा। बट प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में ये लोग यूज करते हैं प्लांट्स जाइलम और फ्लोएम को। किसको यूज करते हैं? जाइलम और फ्लोएम का पानी मिनरल्स और फूड को ट्रांसफर करने के लिए। अब जाइलम की बात करें हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाइलम में पानी और मिनरल्स जो है वो रूट से पत्तियों तक जो है वो पहुंचता है। क्या? प्लांट की जड़ जो होती है उससे पूरी पत्तियों तक जो है वो पानी और मिनरल्स जो है वो पहुंचता है जाइलम के थ्रू, है ना। इसका मूवमेंट जो होता है वो अपवर्ड होता है, सिंगल मूवमेंट होता है, यानी कि एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा रूट से। एंटी ग्रेविटी होता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कभी कभी एंटी ग्रेविटी प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है जो एंटी ग्रेविटी जो है वो ऑपरेट करेगा? तो वो है जाइलम, जो पानी और मिनरल्स को जो है वो जड़ों से जो है पत्तियों तक पहुंचाएगा। फिर मैकेनिज्म इसमें यही होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का इस पे उपयोग जो है होता है। ये मैकेनिज्म है, ये बेसिकली ऊपर की तरफ खींचेगा, पानी इवेपोरेट होगा पत्तियों से, पुलिंग मोर अप वाटर अपवर्ड। तो देखो पत्ती का जो स्पोर्स है, स्टोमेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो छेद है, वहां से पानी को एक पुश मिल रहा है, पुल मिल रहा है, पुश नहीं पुल, खींच रहा है जड़ों से पानी को ऊपर तक पत्तियां। तो ये पत्तियां एक फोर्स दे रही हैं जिसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। दूसरा होता है रूट का प्रेशर। रूट्स भी जो है वो नीचे से पानी का प्रेशर क्रिएट कर रही है तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा। और एक होता है कैपिलरी एक्शन, पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है छोट पतली पतली सी ट्यूब्स के थ्रू, है ना, प्रेशर में। तो प्रेशर क्रिएट करने का कैपिलरी काम कर रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई, भाई अब मैकेनिज्म बताओ कि प्लांट के अंदर पानी ऊपर कैसे जा रहा है भाई जड़ों से, तो आप लिखोगे ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करने में, यानी कि ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब ग्लूकोज कहां पे बन रहा है? प्लांट की पत्तियों में बन रहा है ना। अब पत्तियों से वो पूरे प्लांट के हर पार्ट्स तक पहुंचाएगा। और ये जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी, क्योंकि आप सोचो ना यार, प्लांट की पत्ती नीचे भी है ऊपर भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो ऊपर वाली पत्ती नीचे फेंकेगी न्यूट्रिएंट्स को हर डायरेक्शन में, नीचे वाली ऊपर फेंकेगी हर डायरेक्शन में। वो कहानी है। तो ये बाई डायरेक्शन इसका मूवमेंट होता है। और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन हम लोग कहते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रही है पूरी बातें बहुत अच्छे से? राइट, क्लैरिटी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। अब प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाला। तो मोड्स है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में जो है वो बिना सीड्स के, बिना बीज के जो है वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्सुअल हुआ। और जिसमें बीज इन्वॉल्व है, फ्लावर्स इन्वॉल्व है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। आओ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? ए सेक्सुअल मतलब दूसरे की जरूरत ही नहीं है खुद ब खुद कर लिया फर्टिलाइज, मतलब फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद सिंगल पेरेंट ने जो है वो अपना ऑफस्प्रिंग बना लिया। अब इसमें बडिंग होती है, एक छोटा सा, आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो है, जैसे ये प्लांट है, वहां पर एक छोटा सा हिस्सा जो है वो उग गया, ठीक है। अब ये एक टाइम के बाद धीरे से ये प्लांट से अलग हो जाएगा और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये खुद एक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बडिंग प्रोसेस बोलते हैं, बडिंग। एक छोटा सा बड जो है वो प्लांट के ऊपर ही ग्रो करेगा, फिर डिटैच हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका एग्जांपल याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगस। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, प्लांट जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है और हर एक पीस जो है वो ग्रो करता है एक नए प्लांट में, स्पाइरो गायरा। जैसे ये प्लांट है, अब ये अलग अलग पीसेस में जो है वो, मान के चलो कि अलग हो गया, और फिर अलग अलग जो है ये ग्रो करने लगेगा, है ना, सेपरेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस ये चीज। ऐसे ही एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, नया प्लांट जो है वो स्टेम, रूट्स या फिर लीफ से जो है वो ग्रो होता है। अरे आपने रोज देखा होगा ना, रोज, रोज देखा मतलब रोज देखा, डेली देखने वाला की बात नहीं कर रहा, रोज फ्लावर की बात कर रहा हूं, है। वैलेंटाइन डे पे दिया जाता है जो, है कि नहीं। तो वो जो फूल
आपने आपने भी शायद बचपन में जो है वो गाया होगा उसको, जब ये नया नया हम सीखते हैं, छोटे जब बच्चे रहते हैं तो बहुत करते हैं, मैंने तो किया है भाई। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट उसकी जो स्टेम होती है उसको निकाल के जो है वो कहीं पर लगा दो तो वो उगने लगता है कि नहीं? अरे सिंपली यार, वो मनी प्लांट तोड़ के लाया और पानी में डुबा दिया, उगने लगा वो कि नहीं उगने लगा? बस यही है, एसेक्सुअल है ये, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसी को बोलते हैं। स्टेम्स, पोटैटो का आइज जो होती है, हाँ पोटैटो की आइज जो होती है, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब वगैरह में, अगर आपके स्कूल में करवाया गया हो तो। मेरे स्कूल में तो लेबोरेटरी में बड़े एक्सपेरिमेंट करवाए थे ये। आलू खा जाता था मैं कच्चा। उस समय वो लोग, "ये सर क्या करते हो यार?" क्या करें, बदमाश थे, फेंक के मारते थे आलू दूसरे को। मस्तीखोरी चलती रहती थी हैं। शुगर केन हुआ, शुगर केन में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि उसको एक हिस्सा जो है वो काट के लगा दो, उगने लगेगा वो। ये है बड़ी। स्वीट पोटैटो के जो रूट्स होते हैं, जड़ जो होती है, उससे आप उगा सकते हो इसको। तो ये एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो है। पत्तियों की बात करें तो बायरोफाइलम, बेबी प्लांट जो है वो पत्तियों से आप ग्रो करवा सकते हो। एग्रीकल्चर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आज की डेट में हम लोग जो है वो इन सब चीजों का उपयोग करने के लिए मेंशन कर सकते हैं मेंस में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावर के, है ना? फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, याद रखना, है ना? और प्लांट फ्लावर का मेन पार्ट जो होता है, मेल पार्ट, सॉरी, मेल पार्ट जो होता है वो स्टेमेन होता है, याद रखिएगा। और फीमेल पार्ट जो होता है वो पिस्टल और कार्पेल होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पिछली क्लास में बताया हुआ था, 6th क्लास की एनसीईआरटी में। मेल पार्ट के स्टेमन में जो है वो पोलन ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें मधुमक्खी जो है वो जिस पोलन ग्रेन के ऊपर जाकर बैठती है, और बैठकर जो है वो दूसरी जगह जो है वो छिड़क देती है, दूसरे प्लांट्स पे छिड़क देती है। राइट, तो ये ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और फीमेल पार्ट जो होता है पिस्टल कार्पेल होता है, जिसके अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है, याद रखना। फीमेल पार्ट पिस्टल या कार्पेल फ्लावर का, और मेल पार्ट जो है वो स्टेमन होता है फ्लावर का, याद रखना है। फिर पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको जो है वो स्टेमन से स्टिग्मा तक जो है पहुंचाने का काम किया जाता है। वो तो विंड भी कर देती है, हवा तेज चलती है तो उससे भी ये बिगड़ जाता है। ठीक है, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ मतलब हवा चली, उसी प्लांट के जो मेल पार्ट स्टेमन है उससे पोलन ग्रेन जो है वो पिस्टल में गिर गया, है ना, कार्पेल में गिर गया, तो वो फिर फ्रूट बन जाएगा, सीड बन जाएगा, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, तो ऐसी चीज हो सकती है। बट अगर हवा चली या फिर कोई इंसेक्ट है या मधुमक्खी है, ये पोलन ग्रेन्स को अपने पैर में चिपका के दूसरे फूल पे जाकर बैठ गई, तो वहां पर जो पॉलिनेशन होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, एज सिंपल एज दैट। फिर फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? पोलन मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट ओव्यूल के अंदर जो है वो जाकर मिल जाता है, और जाइगोट बन जाता है, यानी कि बेबी प्लांट बन जाता है, फ्रूट। तो इसका एग्रीकल्चर में काफी रेलिवेंस है। अब सीड इधर उधर डिस्पर्स होती है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, विंड के माध्यम से, पानी के माध्यम से, एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स जब एक जगह पे कुछ खाते हैं, बीज खाते हैं, कहीं पे जाके पॉटी करते हैं, राइट, तो उस उनकी पॉटी के अंदर जो सीड्स रहती है वो बिखरती है कि नहीं बिखरती, जंगलों के दूसरे दूसरे एरिया में, और फिर वहां पे जो है वो प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ फ्रूट जो होते हैं वो फूट जाते हैं प्लांट में ही, तो वो नीचे बीज बिखरा देते हैं, और फिर वो बीज से जो है वो प्लांट बन जाता है, बस एज सिंपल एज दैट। ऐसी जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, जब सीड जो है वो नए प्लांट में ग्रो कर जाती है तो उसको जर्मिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं। जब उसको पानी, हवा, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तो ग्रो कर जाएगी। सीड को पानी सीड पानी एब्जॉर्ब करती है, फिर वो स्वेल होती है, फूलती है, और फिर वो ओपन हो जाती है, और उसके अंदर से फिर आप देखते होंगे कि छोटी सी एक कली जो है वो निकलती है, आप कह सकते हो, है ना? तो ऊपर की तरफ जो ग्रो कर रही है वो शूट है, नीचे की तरफ जो ग्रो कर रही है वो रूट है, और फिर पहली लीफ जो है वो उसके अंदर अपीयर होती है, और प्लांट जो है वो अपना खुद का फूड बनाना शुरू कर देता है। इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग में इसका उपयोग आप कर सकते हो कि बेटर तरीके से सीड को सेलेक्ट करना, जर्मिनेट करने वाली टेक्निक। तो देखो ये चीजें हैं, बस और क्या था इसमें। ऐसी मोशन और टाइम का एक टॉपिक है, चैप्टर है। मोशन, किसी भी पर्टिकुलर चीज का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कि वो मोशन में है।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई एक जैसे एक चेयर है, चेयर अगर, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, सिंगल एक ही जगह पर है, तो वो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, देखते हैं किसकी, किसने अच्छे से जो है वो अपनी, मतलब 12th क्लास तक की साइंस या अपनी 10th क्लास तक की साइंस जो है वो अच्छे से पढ़ी है, देखते हैं। एक चेयर जो है वो ऐसी सिंपली रखी हुई है एक जगह पर, तो वो मोशन में है या वो रेस्ट में है? अब देखो, अलग अलग प्रकार के मोशंस होते हैं। एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में चलने वाला मोशन, यानी कि गाड़ी अगर सीधे हाईवे पे चल रही है तो रेक्टिलिनियर। एक सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर पाथ लेना, राइट, गोल। जैसे धरती है ना, अपनी अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, सूर्य के जो है वो चक्कर लगा रही है ना, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन हो गया, जिसमें आपको बताया था कि पेंडुलम घड़ी का। और इवन हार्ट बीट भी जो है वो पीरियोडिक मोशन में, यानी कि एक सिंगल, जैसे हार्ट बीट धक धक करती है ना, वो तेज भी हो जाती है, धक धक धक, बट धक धक होता है ना, पंप कर रही है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ये रेगुलर इंटरवल्स को रिपीट करती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब टाइम की बात करें, पहले के समय पर टाइम को जो है वो सनडाइल्स के थ्रू, वाटर क्लॉक्स के थ्रू, राइट, आर ग्लासेस के थ्रू वो किया जाता था। आर ग्लासेस जो है वो देखा होगा ना, ये बना हुआ है। तो पहले के समय पर इस प्रकार से टाइम को मेजर किया जाता था। अब तो हमारे पास स्मार्ट वॉच आ गई है, एटॉमिक क्लॉक्स हैं। यूनिट टाइम की क्या है? सेकंड, मिनट्स, आवर्स, सभी को बताइए, आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, या समझने की जरूरत है नहीं, अब जानते ही हो। अब पीरियोडिक मोशन और टाइम मेजरमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। पेंडुलम स्विंग करती है, आपने देखा होगा घड़ी के नीचे वो नहीं होता, एक चीज नहीं रहती है, ये ऐसे 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 जो हिलती रहती है, समझ गए होगे आप। तो ये बेसिकली पीरियोडिक मोशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले के समय पर क्लॉक्स में होती थी, अब तो कोई रखता ही नहीं है। मैं बड़ा शौकीन था उस टाइप की क्लॉक्स को खरीदने के लिए, बड़ा घर में जिद करता था कि नहीं वो ये वाली क्लॉक चाहिए हमें। और फिर उसके पेंडुलम को जो है वो निकाल के छोटे भाई को मार दिया फेंक के ले। स्पीड, मतलब कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं स्पीड। आपने ये फॉर्मूला जो है वो अक्सर पढ़ा होगा, इसको कैलकुलेशन भी बड़े किए होंगे, सी सेट पे भी आप इसके यूज जो है वो करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं ना अपन, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पता नहीं कैसा हो गया, ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा हमारा, छोड़ो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मेंशन कर लेना। और ये पूरा फॉर्मूला इसी टाइप का होता है ना, अपन ऐसे लिखते थे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर इसी से अगर टाइम जो है वो आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? भैया ये बहुत बेसिक चीज है, ये सी सेट में आएंगी, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। अब यूनिट ऑफ स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर है, मीटर्स पर सेकंड है ना। अलग अलग प्रकार की स्पीड होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है कि एक कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो चल रही हैं चीजें, राइट। ट्रेन एक 100 की रफ्तार पे जो है वो ट्रैक पे भाग रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि आप बार बार ब्रेक लगा रहे हो, ट्रैफिक आ जा रहा है। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफिकल तरीका है। डिस्टेंस जो होगा वो आपके वाई एक्सिस में होगा, और टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, ये होता है ना अपना। डिस्टेंस टाइम को जो है वो अपन मेजर जो है वो करते हैं ग्राफ में। ये वैसे नहीं पूछेंगे आपसे, अरे यार, एक मिनट रुकना गाइस, मेरे ख्याल से एक लफड़ा हो गया, गलती से ऑफ हो गया, ऑफ कर दिया मैंने। अरे यार कहाँ चला गया वो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बंद करना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ गया? ठीक है आइए देगा, अब जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये देखो आप, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ रहे हो, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बता रहा था, ये भी आपको क्लियर हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पे चलने वाला यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व लाइन में चलने वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जिसमें स्पीड चेंज होती रहती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आएगा इलेक्ट्रिक करंट। किस किस को करंट लगा है? मैं तो जानबूझ के हरकत ही था यार। वो पहले के समय पे वो नहीं होता था, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो,
जहाँ पे अपने वो रहता है, स्विच बोर्ड नहीं लगा रहता, तो पहले वहीं पर फ्यूज होता था छोटा सा, उसको जो है वो फ्यूज को लगाओगे तो पूरी लाइट जो है वो चलेगी, फ्यूज निकाल दोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। मैंने उस फ्यूज को जो है वो निकाल के अपनी उंगली डाल दी थी अंदर, फेंका गया था मैं, भयानक दूर तक, यानी कि मान के चलो 2 फीट तक जो है वो फेंकाया, पीछे दीवार से टकराया और रोने लगा। घर वाले घबरा गए थे, हुआ कुछ था नहीं बट बहुत तेज झटका लगा था। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जब कंडक्टर के थ्रू जो है फ्लो करेगा, तो मैंने आपको बताया ना, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर नहीं होता। कंडक्टर मतलब फ्लो कर रही जो चीज, चाहे वो हीट का हो, और इंसुलेटर मतलब जहां से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। जैसे एक पाइप से पानी जो है फ्लो कर रहा है, या हवा जो है मूव कर रही है एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर किया जाता है। जैसे कि अपन को देखने को मिलता है ना कि अपन टेम्परेचर को सेल्सियस फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, यानी कि एक क्लोज्ड पाथ है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, राइट। एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एक क्लोज पाथ में, उसको हम लोग जो है बोलेंगे क्या, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें एक एक बैटरी होती है, यानी कि एक जगह पर आपने बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, है ना, उसमें प्लस और माइनस से जो है आपने वायर को जो है वो कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं। तो वायर जो है वो बेसिकली पाइपलाइन का काम करेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से जो है फ्लो करेगी। फिर आपने एक जगह पे स्विच जो है वो लगा दिया बीच में, कि जहां पर आप ऑन करोगे ऑफ करिए, पिछले पिछले उसमें भी था यार मेरे ख्याल से, है ना, याद है ना, मैंने आपको जो है बताया था, ऑन ऑफ के लिए जो है वो स्विच हम लोग को देखने को मिलता है। और फिर एक तरफ आपने जो है बल्ब लगा दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा स्विच से, बल्ब लगा हुआ है, ये है, बैटरी है। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना ये वाला। अरे यार ये बन नहीं रहा ढंग से, आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है वो बल्ब लगा दो, ये बेकार सा बल्ब बन गया अपना, ठीक है। ये किया प्लस माइनस पे, फिर जैसे ही आप तार जो है वो चिपकाओगे इससे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बल्ब जल जाएगा। हटाओगे तो बल्ब बुझ जाएगा, लगाओगे बल्ब जल जाएगा, हटाओगे बुझ जाएगा। जला बुझा, जला बुझा, है ना, ये कहानी होती है। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर। बच्चों की ये कहानी है 7th क्लास के। कंडक्टर इंसुलेटर पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फिर से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मेटल जो है वो कंडक्टर्स हैं, प्लास्टिक वुड रबर जो है वो इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर का उपयोग आप वायरिंग और सर्किट में करते हो, इंसुलेटर का उपयोग आप सेफ्टी टूल के तौर पर करते हो, जैसे कोटिंग करना, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। बेसिकली ये लॉस होता है एक प्रकार से, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसमें हीट अगर हो रही है, तो वो एक प्रकार से एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसी को बचाने के लिए आज की डेट में हम लोग जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स इसका बड़ा एग्जांपल है। प्रेस जो होती है वो इसका बड़ा एग्जांपल है, टोस्टर बड़ा एग्जांपल है। केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रोलिसिस, आज की डेट में हाइड्रोजन बनाने के लिए जो एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी एक हम लोग को देखने को मिलेगी, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो पानी में डाला जाता है, जिससे कि एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन जो है वो हो जाए, सेपरेट हो जाए, फिर आप हाइड्रोजन जो है वो उसको स्टोर करके हाइड्रोजन गैस जो है वो जनरेट करो, जो एनर्जी का जो है वो काम करेगी, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ये दूसरे मेटल के साथ जो है वो एक 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 मेटल को जो है वो कोट, वो कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर प्लेटिंग आपको देखने को मिलती है, एक मेटल पे जो है वो दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर दी जाती है, जैसे बोलते हैं ना ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, मतलब वो पूरी ज्वेलरी प्योर गोल्ड की नहीं है, उसके ऊपर प्लेटिंग लगी हुई है गोल्ड की या सिल्वर की। प्यूरिफिकेशन मेटल का, इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करने के लिए किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस का फिर आप उपयोग करोगे एनर्जी के लिए, पता ही है आपको। अभी सिंबल्स वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ये आपको पता ही है ऑलरेडी क्या होता है। अब लाइट के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब यहां पर मिरर है,
ठीक है। ये लाइट आई, लाइट टकराई और टकरा के वापस होली, ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब ये पानी का ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर हवा का मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब लाइट जाती है तो हल्का सा जो है वो उसमें शिफ्ट नजर आता है, और उसी चीज को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्या समझना है इसमें? ठीक है। हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कब दिखाई देता है? जब उसके ऊपर लाइट गिरती है ना? हम अंधेरे रूम में लाइट चालू करते हैं तो एकदम से सब चीज हमें दिखाई दे रही, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही, तो हम देख रहे हैं लाइट को। जैसे कि हम वी सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? मत ध्यान में रखो, ये वैसे आएगा नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक सिंगल प्लेन में होते हैं। ये मिरर वाले के साथ समझाने के लिए होता है। अलग अलग प्रकार की इमेज बनती है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। आईने में खड़े होकर अपन देखते हैं ना, उल्टी चीज जो है वो दिखाई देती है हमें। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 6 क्लास की एनसीईआरटी में पहले भी था ये। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा वाला मिरर होता है। अरे तो सर्कल बन गया, ये है ना? इस तरफ पॉलिश किया हुआ है, और यहां पे लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। तो ये वाला मिरर जो हुआ वो कॉनकेव हुआ। कॉन्वेक्स वाला मतलब ये वाला, इस तरफ जो है वो लाइट पड़ेगी, इधर वापस जाएगी, इसके पीछे साइड पॉलिश है। कॉनकेव मिरर प्रोजेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है। स्पेरिकल मिरर गोल गोल मिरर होता है ना? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिफ्रैक्शन भी मैंने आपको समझा दिया है। स्नेल लॉ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्नेल लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बस इतना आएगा। स्नेल लॉ किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्शन से या रिफ्लेक्शन से, तो आपको रिफ्रैक्शन बस ध्यान में रखना है। ठीक है। लेंसेज और उसका उपयोग आपको ऑलरेडी पता है। कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग, कॉनकेव लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, बाहर से उठा हुआ रहता है ना? हमारी हमारी आंखें, ह्यूमन आईज कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है, याद रखना है ना? तो ये क्वेश्चंस आते हैं। कॉनकेव लेंस जो है वो, इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। देखो, चश्मा जो लोग लगाते हैं, जिनको नजदीक कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, शॉर्ट साइटेडनेस जो लोग होते हैं, मायोपिया की प्रॉब्लम जो होती है, उनको जो है वो कॉनकेव लेंस जो है वो लगाया जाता है। ठीक है। डिस्पर्जन लाइट का मतलब, जब भी लाइट, व्हाइट लाइट जो है वो क्या बोलते हैं अपन उसको? यहाँ पर एक लाइट जो है वो पड़ती है और वो साथ रेनबो कलर जो है वो नहीं निकाल देती, प्रिज्म, प्रिज्म ही होता है ना ये। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से होती हुई जो है वो गुजरती है, तो वो सेवन लाइट जो है वो कन्वर्ट कर देती है, विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? तो विबग्योर, ये लिखा है, ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म ही होता है वो। ठीक है। इनकी बेंडिंग जो होती है उनकी वेवलेंथ के आधार पर होती है। ठीक है। ह्यूमन आई कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स। ठीक है। मायोपिया यानी कि नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर का नहीं दिखाई दे रहा। तो जो लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता तो उस चीज को करेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। और नजदीक के लिए कॉनकेव लेंस होता है, याद रखना। मुझे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है वो लाइट के क्या है? स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है? रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब हम लोग को देखने को मिलता है कि लाइट जो है वो पास होती है, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम जो है वो स्टार को देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, हमें तारा यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में वो तारा की पोजीशन यहाँ पर नहीं है। वो हो सकता है कि उस तारे की पोजीशन यहाँ पर हो, जो रिफ्रेक्शन की वजह से हम लोग को स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, है ना? बट एक्चुअल में वो रियल इमेज नहीं है। जो धरती से तारे दिखाई दे रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में जाओगे आप तो वहां पर आपको तारा मिलेगा ही ना। आप बोलोगे अरे ये तो चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं हुई, साइंस नहीं पढ़ी है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ही है। राइट। सन जो है वो हम लोग को एक्चुअल सनराइज से पहले दिख जाता है और बहुत लंबे समय तक दिखता है एक्चुअल सनसेट के बाद। ये रिफ्रैक्शन का कमाल है। लाइट स्कैटर कर जाती है। स्काई क्यों ब्लू दिखाई देता है? क्योंकि शॉर्टर ब्लू वेव लेंथ जो है वो और ज्यादा स्कैटर करती है कंपेयर टू लॉन्गर रेड वन, इसलिए तो रेड लाइट स्ट्रेट लाइन में बहुत दूर से जो है वो दिखाई दे, इसलिए रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है।
है ना। सनसेट हम लोग को रेड जो है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बहुत दूर से लाइट जो है वो पास होती हुई आ रही है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जो है वो लगाई जाती है। अब ये वाला टॉपिक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, धरती में कितने परसेंट पानी है, पहले भी मैं आपको ज्योग्राफी में भी कवर करवा चुका हूँ। वाटर साइकिल के बारे में, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये पूरी चीज मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। पानी को मैनेज करना बहुत ज्यादा आज की डेट में जरूरी है। वेस्टेज को कम करें हम लोग, एफिशिएंट तरीके से इरिगेशन करें जिससे पानी कम से कम वेस्ट हो। सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें, जिस प्रोसेस को डीसैलिनेशन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। जोहड़ जो है वो बेसिकली राजस्थान के अंदर पानी को बचाने का एक इनिशिएटिव है। पानी को आज की डेट में जो है पॉल्यूशन से काफी ज्यादा खतरा है, जिसके कारण प्रजातियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। जंगल की बात करें तो ये बेसिक टॉपिक है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जंगल कितने इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स का घर है, हमें जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है ना। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? नहीं, एनवायरमेंट में ऑलरेडी पहले अपन कवर अप कर चुके हैं ये पूरी चीजें। ठीक है। इंटरडिपेंडेंस इन अ फॉरेस्ट, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फूड चेन समझ रहे हो ना? एक पौधा है, उस पौधे को जो है वो गोट ने खा लिया, गोट को जो है वो शेर ने खा लिया, दैट इज फूड चेन। फूड वेब मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। शेर के पास ऑप्शन है, गोट को भी खा सकता है वो, रैबिट को भी खा सकता है वो, जो उसको मिल जाए उसको खा लेगा, है ना। ह्यूमंस है, ह्यूमंस के पास अलग अलग ऑप्शन है, ऐसा थोड़ा नहीं कि अपन सिर्फ एक ही चीज खा रहे हैं, मल्टीपल चीज खा रहे हैं, तो फूड वेब हो गई। न्यूट्रिएंट साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करता है कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर के रिसाइकल में, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है। फॉरेस्ट का काम है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, पानी को रेगुलेट करना, मिट्टी को बचा के रखना, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, है ना। ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने का काम करता है, इसलिए उसको अपन कार्बन सिंक बोलते हैं। देखो कितने अच्छे से मैंने मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड कराता है, इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ये चीज मेंस में लिखोगे तो मजा आ जाएगा भैया आप लोगों को। बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से मैंने पूरी चीज आपके लिए दी हुई है। डिफॉरेस्टेशन, आजकल जो पेड़ काटे जा रहे हैं, काट रहे हैं हम लोग, वो सबसे बड़ा खतरा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं। फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स मैंने मेंशन जो है वो कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। एक वेस्ट वाटर की स्टोरी है। वेस्ट वाटर क्या है? खराब पानी जो घरों से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से रिलीज होता है ना। सीवेज क्या है? सीवेज वही गटर। वेस्ट वाटर पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है? हमारी जो यमुना नदी जैसे गंदी होती आ रही है, गंगा नदी गंदी हुई है ना। एक्वेटिक स्पीसीज को हार्म पहुंचता है, मिट्टी जो है वो खराब होती है, बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलने लगती हैं, कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसी, है ना। लिविंग कंडीशन खराब होती, गंदी स्मेल आती है, अनहाइजीनिक सराउंडिंग होता है, गंदगी में रहते हैं। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यही है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें देखो तीन प्रोसेस होती है, ये चीज सुन लो, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं? पहले तो क्या होता है कि बड़े पानी से बड़े बड़े जो दिखाई देने की चीजें निकाल, जिसको निकाला जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है, तो आप उसको देखकर फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है वो निकाल लो। और नीचे मिट्टी जो है वो फंसी हुई है गंदे पानी में, उसको निकाल लो। अब जो पानी बच जाता है उसमें आप बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो ब्रेक डाउन करे अच्छे से। उसमें ऑक्सीजन मिलाते रहो, वो गोल गोल घूमता रहता है। आपने देखा होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कभी देखोगे तो इसके अंदर पानी जो है वो गोल गोल घूमता रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन उसके अंदर अच्छे से मिक्स होता रहे। फिर आप क्या करो, केमिकल ट्रीटमेंट करो, क्लोरीन डाल दो, अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग जो है वो करो, जो बैक्टीरिया और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर दे। और फिर पानी जो है वो फिर पीने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये तीन प्रोसेस में वेस्ट वाटर जो है वो पीने लायक बनाया जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। वेस्ट वाटर को यूज करने लायक जो है वो तैयार करो। हमारी स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे प्रोग्राम, तो ये सब सरकार के जो है प्रोग्राम्स है, जिसके थ्रू सरकार जो है वो वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रही है, दैट्स इट। बस गाइस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो होपफुली पूरी चीज अच्छे से आपको समझ में आई होगी, सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी क्लियर हो गई होगी। और जितनी भी चीज मैंने आपको बताई हैं उसके ऑलरेडी पीडीएफ शेयर की जा चुकी है टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव चैनल के अंदर, जाकर पीडीएफ डाउनलोड करिए, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्मूथ बनाइए। तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर
प्रोवाइड किया जाएगा और जा रहा है। और आपको बैच के अंदर जो है मजा आएगा, क्योंकि पूरे अपडेटेड कंटेंट्स है वहां पर मैं आपको शेयर करता रहूंगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।